सुना ध्यान से, क्लास से पूछेंगे थोड़ा सा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने फाइनल प्रोडक्ट देखा था सीड। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। अब वो जो कल हमने लास्ट स्ट्रक्चर बनाया था, अगर तुम्हें कभी एरर तो सीड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे तो भी कोई बनाना, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे तो भी कोई, डबल कोटिलिडन ऊपर फ्यूम्यूल और नीचे रेडिकल। रेडिकल इज द फ्यूचर रूट एंड फ्यूम्यूल इज द फ्यूचर शूट, यानी आगे जाके ठीक है फ्यूचर और रूट और मैं एक लाइन बोलता हूँ, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। क्या सही है? स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किसी के भी थ्रू आए, एयर, वाटर, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, बायोटी या बायोटी को कहां लैंड करेगा? क्या मैं कह सकता हूँ स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी। यार स्टाइल के लिए एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द पोलन ट्यूब ट्रैवल्स टू द स्टाइल एंड रीचेस टू द ओवरी। पोलन ट्यूब के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, इट कैरीज मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन टू द ओव्यूल या ओवरी। पोलन ट्यूब मेल पोलन ग्रेन से मेल गैमेट को कहां लेके जाती है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से? अब बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तेजस्वी, ह्यूमन की लाइफ में एक पर्टिकुलर एज आती है जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाती है। उस फेज का, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तो सर एडोलसेंस क्या होती है? एडोलसेंस छोटी क्लास का वर्ड है। सातवीं आठवीं में जो रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है तो वहां कहता है, उस चैप्टर का नाम ही एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस छोटी क्लासों का वर्ड है, यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे प्यूबर्टी। एक पर्टिकुलर एज आती है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एज obviously in human beings during that age or from that age the secondary sexual character starts to develop. वो एज जब से एक बॉडी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाए, उस एज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यानी सबसे पहले रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी भी ह्यूमन को क्या अचीव करनी पड़ेगी? प्यूबर्टी। क्या अचीव करनी पड़ेगी? प्यूबर्टी। इट इज द एज जब किसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। किसका? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आगे हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर पढ़ा देता हूं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। टेस्टिस ओवरी आए थे, ये टॉपिक पूरा मैं उसको था, लेकिन वापस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को समझने से पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हो। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो कब से प्रेजेंट हो? एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हो, उन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स। यानी इन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख के तुम बर्थ के टाइम पे जेंडर डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं यहीं से बात करूं बॉय की या मेल की, तो उसमें प्रेजेंट होगा पेनिस। अगर गर्ल की बात करेंगे तो होगा वेजाइना। ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैसे कैरेक्टर है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर एज आती है और उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी। इस टाइम पे जो कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये बच्चे में नहीं मिलेंगे, एक पर्टिकुलर एज आने पे, और अलग अलग होंगे, मेल के अंदर या बॉय के अंदर अलग होंगे और इधर 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 primary sexual characters, the characters which are present at the time of birth, the secondary sexual characters which appear during the puberty. The puberty की definition यही बनती है, it is the age during which the secondary sexual character starts developing and the organism is capable of reproducing sexually, and the organism is capable of reproducing sexually. उस age को क्या कहते हैं? puberty. तो हम बात करते हैं secondary sexual characters या puberty के टाइम क्या क्या changes आते हैं। ठीक है, देखिए primary sexual characters clear। अगर मैं कुछ सबसे पहले कॉमन कैरेक्टर्स की बात करूं, बॉय और गर्ल दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स की, तो सुने यहाँ से हाइट तो सेक्सुअल कैरेक्टर थोड़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे ग्रोथ का आ रहा है। देखें बॉयज और गर्ल्स में कुछ कॉमन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कॉमन सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फिर दोनों के सेपरेट देखेंगे। कॉमन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे मैं कह सकता हूँ हेयर अंडर आर्मपिट्स, hair in the genital regions, small hair growths on, thin hair growths on skin. अगला oily skin and development of pimples, oily skin and development of, ये बेटा प्यूबर्टी के टाइम अपीयर हो और कॉमन है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की, ये कैरेक्टर्स कॉमन है। हेयर अंडर आर्मपिट्स, hair in the genital regions, thin hair on the skin and oily skin and development of pimples। ये तो कुछ कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो।
जो प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होंगे। लेकिन अब हम दोनों के अगर सेपरेट करके बात करना चाहें, किसका, बॉय का और गर्ल का, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, कब डेवलप होंगे ये, प्यूबर्टी आने पर। देखो बिठा दो इसको। अगर मैं इधर से बात करता हूँ, देखिए बेटा किसकी, मेल की या बॉय की, तो सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप वो तो आ ही गए, ठीक है ना, उसके अलावा और लिखना है, वो भी आप इसमें इंक्लूड करना चाहे तो गलत नहीं है। हेयर अंदर क्या हो गए, आर्मपिट्स एंड इन जेनिटल रीजन। आगे देखें, क्या बियर्ड एंड मुस्टैच ग्रोथ होगी, यानी फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कब, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका डेवलप ग्रोथ बढ़ती जाएगी। हार्मोन कौन सा हम पढ़ाया था, रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा हुआ टेस्टिस। देखिए यहां से लेता आगे, अगर मैं इसमें और बात करता हूं तो बॉडी बिकम्स मस्कुलाइन, बॉडी बिकम्स मस्कुलाइन, वॉइस कैसी हो जाती है बेटा, यहां से लो पिच वॉइस, कैसी वॉइस हो जाएगी, लो पिच वॉइस, ठीक है। जब एज बढ़ती है तो लड़के और लड़की की आवाज में डिस्क्रिमिनेट फर्क आने लग जाता है, बच्चे की आवाज सिमिलर लगेगी लेकिन बाद में दोनों में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो यहाँ से वॉइस कैसी हो जाएगी, लो पिच। क्या यहाँ से देखें, अब सुने यहाँ से, क्या सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर टेस्टिस की बात करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स, क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ पेनिस इंक्रीजेस, कोई दिक्कत, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होना चालू हो गए बेटा, बॉडी मस्कुलाइन हो रही है, बियर्ड एंड मुस्टैच आ रही है, हेयर अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन, लो पिच वॉइस, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, पेनिस की साइज इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है, पेनिस स्टार्ट्स इरेक्टिंग, इजेक्टिंग, इजेक्शन अलग चीज है, आगे बढ़ाएंगे, इरेक्टिंग ओकेजनली, ठीक है। पेनिस में इरेक्शंस देखने को मिलते हैं, और आगे जब हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो वहां ये पॉइंट देखेंगे कि पेनिस का इरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स है जो किसके हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के कोई के। लेकिन अगर मैं यही बात करूं किसकी, तो क्या ये पॉइंट तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सेम, हेयर अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल रीजन, दिक्कत, बॉडी कैसी डेवलप होगी बेटा, फेमिनाइन ग्रोथ, कैसी ग्रोथ होगी, फेमिनाइन, ठीक है। वॉइस को देखें यहाँ से, हाई पिच वॉइस, अब देखा यहाँ से सुनना, मैंने यहाँ लिखा स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे एग प्रोडक्शन स्टार्ट, यहाँ हम लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मैंने बताया था कि एग के प्रोडक्शन के वजह से ही क्या हो रहे थे, मेंस्ट्रुएशन की। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वहां भी पढ़ा है और यहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि ओवरी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग, इसका मतलब यही है, अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है मतलब ओवरी ने किसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, एग का। ऐसे जब वापस बता देंगे, वहां भी बताया था एंडोक्राइन, तो इस लाइन का मतलब यही है, अगर ओवरी एग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रही है यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, दोनों चीजें आपस में कनेक्ट है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए बेटा अगला पॉइंट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, डिपोजिशन ऑफ फैट इन सर्टेन रीजन्स सच एज belly, hip and breast। ये तीन जगह ऐसी बेटा जहाँ पे फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो सकता है। कोई टिश्यू का नाम बता सकता है, एडिपोज टिश्यू, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, ऑटोमेटिक है क्योंकि यहाँ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट इन सर्टेन रीजन सच एज बेली, हिप एरिया एंड ब्रेस्ट, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन इंक्रीज होने लग जाएगा प्यूबर्टी के साथ। एडिपोज टिश्यू, हार्मोन कौन सा आ जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है किसके, फीमेल के या गर्ल के, और ये इधर वाले सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है किसके, मेल या बॉय। कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे क्लियर, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी को समझाने के लिए यहाँ से टर्मिनोलॉजी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बाद हमने बात इसको समझने के लिए सबसे पहले देखा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्लियर।
प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेटा देखें, अगर कोई छोटा बच्चा और अगर उसका हमें जेंडर जानना है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक कौन सी एज नहीं है, प्यूबर्टी। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आएगी आपको प्राइमरी सेक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की नीड नहीं पड़ेगी। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग है, और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग है। अभी हमने सेक्स ऑर्गन्स पढ़ना चालू नहीं किया, अभी हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते ही हम ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेट या डिटरमाइन कर सकते हैं बॉय और गर्ल के बीच में। तो ये वो एज है जहाँ पे ये कुछ बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू हार्मोन्स। तो टेस्टिस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है टेस्टोस्टेरोन का, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और ओवरी स्टार्ट कर देती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। और ये अगर कोई एक हार्मोन पूछता है मेनली कौन है? एस्ट्रोजन। मेनली किसका नाम जाएगा? एस्ट्रोजन। यहाँ तो अकेला है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन मेनली एस्ट्रोजन और साथ में थोड़ा बहुत क्या रहता है? प्रोजेस्टेरोन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य था, बच्चे बनाने। बच्चे बनाने तो कितने पेरेंट चाहिए? तो फिर क्या बनाएंगे उनके? गैमीट्स में, गैमीट्स से स्टेप बाय स्टेप चले, फिर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, डेवलपमेंट करेंगे एम्ब्रियो का, फिर बनेंगे बच्चे। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए अब सुनना ध्यान से इधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर देखो, दो पेरेंट चाहिए। मान लिया एक मेल और एक, मान लिया ना कि एक मेल और एक, दो पेरेंट्स नहीं पता मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक मेल और एक फीमेल, क्या सब दो? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन। अच्छा सुने, क्या ह्यूमन एक हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है? क्या हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है? रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरल, कंट्रोल, सब अलग अलग सिस्टम है। इसी तरह रिप्रोडक्शन के लिए सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, मतलब अलग अलग ऑर्गन से बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन, पूरे सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। तो यहाँ जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? यानी मैं कह सकता हूँ कि टू परफॉर्म द रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग हैव अ वेल एलाबोरेट सिस्टम कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारी लाइनें मैंने कहाँ ऐड की है? और मतलब कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हर जगह ये लाइन कॉमन है कि फॉर द रेस्पिरेशन ह्यूमंस हैव एलाबोरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स हैव एलाबोरेट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी तरह फॉर रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेल एलाबोरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है। For reproduction, human beings have a very elaborate system that is called as reproductive system. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं male reproductive system। कौन सा? Male reproductive system। थोड़ी सी थ्योरी देखना एक बार। male reproductive, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो बेटा किससे बनाया होगा? ऑर्गन ने। अरे क्या ये एक ऑर्गन सिस्टम है? इधर देखो भैया, कंसेप्ट कमजोर रह गए तो तुम्हें तकलीफ हो गया। रिप्रोडक्टिव मतलब किससे बना है? ऑर्गन से। दो टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे भाई, एक तो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ऑर्गन पे आ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन से बनाते हैं। दो ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट बनाएगा, वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और वो सेक्स ऑर्गन जो गैमेट नहीं बनाएंगे लेकिन रिप्रोडक्शन के किसी अदर फंक्शन में हेल्प करेंगे, या कोई रिप्रोडक्शन के रिलेटेड कोई अदर फंक्शन, जैसे गैमेट का ट्रांसपोर्ट, या गैमेट नहीं बनाने के अलावा अगर और कोई काम कर रहे हैं, वो जब हम पूरा सिस्टम देखेंगे तो वहां बात आ जाएगी। गैमेट नहीं बनाने के अलावा अगर वो और कोई काम कर रहे हैं तो वो कौन से सेक्स ऑर्गन्स हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और गैमेट बनाने का काम हो रहा है तो कौन से सेक्स ऑर्गन्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन बनेगा बेटा? टेस्टिस। कौन बनेगा? टेस्टिस। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, टेस्टिस। ठीक है, ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा, इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अगर नंबर की बात करूं तो 2 इन नंबर होती है, यानी कि 1 पेयर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखें बेटा ध्यान से इधर। टेस्टिस आर ऑब्वियसली द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल। गैमेट फॉर्मेशन करेगी, यानी किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन बन जाएगा? ओवरी। इसके अलावा
जितने भी पार्ट्स आएंगे वो किसमें जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। यानी वो गैमेट्स बनाने में काम नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है गैमेट का ट्रांसपोर्ट, कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, रिप्रोडक्शन के कोई और अदर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन गैमेट नहीं बनाएंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस, काम है इसका स्पर्म प्रोडक्शन। इसी के साथ ये हार्मोन भी बनाती है जिसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, और जिसके हम इफेक्ट्स अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सारे टेस्टोस्टेरोन की। अब देखना, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बेटा बॉडी की दो मेन कैविटी है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है पाउच या एक सैक, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ना पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर, ना पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम। क्लियर ना? स्क्रोटम एक पाउच या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कौन प्रेजेंट है, टेस्टिस। अब ध्यान से सुना इसका रीजन, टेस्टिस को फॉर्मेशन करना स्पर्म का या प्रोडक्शन करना किसका, स्पर्म का। और हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट होता है। हम होमियोस्टेसिस करते हैं, थर्मोरेगुलेशन कांस्टेंट, चाहे कैसा भी सीजन हो, कैसा ही मौसम हो, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री फिक्स रहेगा। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए इससे 2 से 3 डिग्री कम, 2 से 3 डिग्री नहीं चाहिए, इस टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम। तो इसलिए उसको कहां लेके आए, बॉडी के बाहर। कोई रीजन पूछ ले कि व्हाई द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच और sac like structure called as scrotum, because the sperm production requires the temperature 2 to 3 degrees Celsius less than the body temperature. The sperm नहीं बाहर बेटा मेंटेन करेगी, क्लियर ना। विंटर्स के अंदर टेस्टिस इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसकी स्किन, क्लियर, और समर्स में रिलैक्स हो जाती है, यानी ये 37 पे नहीं, इससे कम मेंटेन करके चलेगी, क्लियर। तो यहाँ से इसको क्यों रखा, बिकॉज लाइन सुनिए, द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इतने से स्पर्म प्रोडक्शन 2 से 3 डिग्री कम सेल्सियस पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहा रखा है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनना पड़ेगा, नहीं बता। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि जब बच्चा एम्ब्रियो या फीटल स्टेज में यानी प्रेगनेंसी कंडीशन समझ लो, उस टाइम टेस्टिस का फॉर्मेशन तो एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी। यानी अगर तुम उस टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी बच्चे की स्क्रोटम को देखो तो उसमें तुम्हें क्या नहीं मिलेगी, टेस्टिस नहीं मिलेगी, वो खाली है। टेस्टिस का फॉर्मेशन तो किसके अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन बर्थ के टाइम ये एब्डोमिनल कैविटी से निकल के कहाँ आ जाती है बेटा, टेस्टिस के अंदर। कहाँ आ जाती है, टेस्टिस के अंदर। अब देखना, सुनना यहाँ पे, अगर इस तरह से इमेजिन करें कि ऊपर एक कैविटी मान ले, एब्डोमिनल कैविटी, और अगर इसको टेस्टिस ले, स्क्रोटम ले, क्या ले इसको, स्क्रोटम, और मैं ये अंदर बनाता हूँ एक टेस्टिस, क्या बनाता हूँ, एक टेस्टिस। फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में। पर बेटा यहाँ ये स्क्रोटम के अंदर आने के बाद ये बर्थ के टाइम आती है, अगर ये बर्थ के टाइम नहीं आ पाती तो बेटा इसको ऑपरेट करके लगाना पड़ता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, टेस्टिस कहाँ होनी चाहिए, स्क्रोटम में, बॉडी के बाहर, टेम्परेचर चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। नो, हर्निया इज द मोस्ट फेमस कंडीशन, जिसमें अगर टेस्टिस गिरे गए किसी एक्सीडेंटल केस में, ये वापस ऊपर भी जा सकते, ठीक है। तो यहाँ देखें, सुनना ध्यान से, बनती है एब्डोमिनल कैविटी। अब ऊपर समझ लो एब्डोमिनल कैविटी, कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। फॉर्मेशन टेस्टिस का कहाँ हुआ, अरे इधर सुनो, फिर इसका डाउट क्लियर करेंगे, सुने पर मेरी सुनो, ज्यादा ना पूछे, मत पूछो ना। एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्मेशन हुआ बर्थ के टाइम, ये कहाँ, स्क्रोटम के अंदर। पर ये बेटा स्क्रोटम के अंदर फिर भी अटैच रहती है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। किससे अटैच रहती है, एब्डोमिनल कैविटी से। यहाँ से कुछ बेटा कॉर्ड्स होती है। अच्छा ये नहीं है कोर्स में, पर मैं जनरली बता रहा हूँ सर, जब हमारे वहाँ चोट लग जाती तो पेट में दर्द क्यों, इस वजह से होता है, इसका कनेक्शन कहाँ हो रहा है, तो कहाँ कनेक्ट रहती है, एब्डोमिनल। फॉर्मेशन तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन बर्थ के टाइम आ जाती है स्क्रोटम में, लेकिन इसका फिर भी कहाँ, सुने, स्क्रोटम के अंदर ये हैंड रहती है, जैसे ये पाउच है, इसके अंदर ये हैंड फॉर्म में, और इसकी ये जो कॉर्ड्स है ये कहाँ कनेक्ट हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ कनेक्ट हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब सुने, अगर बर्थ के टाइम भी एक कंडीशन हो सकती है, हो सकता है बर्थ के टाइम टेस्टिस या नहीं है, डॉक्टर्स बर्थ के टाइम टेस्टिस को चेक करते हैं, क्लियर। अभी इसको हाँ, इसमें क्या है, इम्यूनिटी ऑफ लाइफ है,
अगर नहीं आई तो ऑपरेट करके लाना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी किसी एक्सीडेंटल केस में ये वापिस कहाँ शिफ्ट हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में, तो वापिस ऑपरेट करके कहाँ लाना पड़ेगा, स्क्रोटम में। नहीं आई तो सर क्या होगा, नहीं आई तो देखें एब्डोमिनल कैविटी में इसके लिए जगह नहीं है, और इसके अलावा प्रोडक्शन की जगह बस पेन क्रिएट करेगी यहाँ, क्योंकि इसकी स्पेस कहाँ है, यहाँ पेन क्यों क्रिएट करेगी, क्या ये सारी यहाँ नर्व से अटैच है, नर्व्स अगर कॉन्ट्रैक्ट और फोल्ड होगी तो दर्द पेन क्रिएट करेगी, तो इसके रिलेटेड कभी मजाक नहीं करनी। हाँ, ये मूवीज में अच्छा चलता है कि मार दिया कर दिया, नहीं बस मैंने